हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे भारतीय जल संसाधन के बारे में। भारत में जल की आपूर्ति कैसे होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल और फैक्ट साथ आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी, इसके जो जल ग्रहण का क्षेत्र है वो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। मैंने आपसे बात किया भारत का सबसे बड़ा यानी इंडिया का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है, लेकिन दुनिया में ब्रह्मपुत्र नदी का जल ग्रहण का क्षेत्र चौथे नंबर पे है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण का क्षेत्र गोदावरी नदी का है। गोदावरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पे अपना मुहाना बनाती है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में जल प्रवाह की जो मात्रा है यानी जो वार्षिक वायु जल है, यानी जल का जो वाहन करता है, जल का जो प्रवाह करता है, इसके दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर गंगा नदी है। भारत में जलों का उपयोग कहाँ कहाँ और कितने प्रतिशत होता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो भारत में जलों का उपयोग सबसे ज़्यादा कृषि में यानी सिंचाई में, एग्रीकल्चर की फील्ड में 78% होता है। 78% भारत में जलों का उपयोग कृषि यानी सिंचाई में ये किया जाता है। इसके बाद 13% जल विद्युत के उत्पादन में। जल विद्युत के उत्पादन में भारत में जलों का उपयोग 13% होता है, जबकि घरेलू कार्यों में ये मात्र 6%, केवल 6% हम घरेलू कार्य में जलों का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा उद्योगों में यानी इंडस्ट्रीज़ में केवल 3% ही भारत में जलों का उपयोग हो पाता है। आगे देखते हैं। अब भारत में थोड़ा सा हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में। तो भारत में नहरों की सिंचाई, सबसे पहले नहरों की सिंचाई में उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य है। उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में नहरों की सिंचाई में प्रथम स्थान पर है। हिमालय क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र के अलावा जो पठारी भाग है यानी जो दक्षिणी भाग हैं, इन भागों की जो भूमि है वो असमतल और ऊबड़ खाबड़ होने के कारण यहाँ प्राकृतिक रूप से जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। जलप्रपात को यानी वाटरफॉल्स के बारे में मैंने आपको वाटरफॉल्स की जो पर्टिकुलर वीडियो पढ़ाई है उस वीडियो में सारे इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं वहाँ मैंने आपको बताया, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको वाटरफॉल वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ की जो नदियाँ हैं यानी हिमालय के क्षेत्र और जो पठारी भाग है, जो वहाँ की नदियाँ हैं, ये जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी हैं। अब ये उपयोगी क्यों है आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे नोटिस किया हुआ है कि असमतल और ऊबड़ खाबड़, जहाँ पे ज़मीन यानी भूमि असमतल और ऊबड़ खाबड़ होती है वहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई ऊपर चट्टानें होती हैं, तो कहीं नीचे झरने होते हैं, कहीं बड़े बड़े से जंगल होते हैं। तो यहाँ पे जल को रोककर एक सागर का निर्माण किया जाता है और सागर के पीछे जहाँ पे जल इकट्ठा होता है यानी जल का जमाव होता है वहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जाता है। हिमालय की अपेक्षा जो पठारी भारत है, हिमालय की अपेक्षा पठारी भारत में यानी दक्षिण भारत में जल विद्युत का विकास अधिक किया गया है, क्योंकि पठारी भारत में भूमि ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है। उत्तरी भारत में भूमिगत जल का भंडार सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्रों में पाया जाता है। पंजाब और हरियाणा जैसे हरित क्रांति वाले राज्यों में सिंचाई की सुविधा के लिए ट्यूबवेल और पंपी सेट जैसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और पंपी सेट और ट्यूबवेल की वजह से जो भूमिगत जल है इसका इतना दोहन हुआ है कि जल स्तर यानी हरियाणा, पंजाब और उत्तरी भारत के मैदान में जो जल स्तर है वो जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, और जो जल स्तर नीचे गया है इसका अभी भी प्राकृतिक स्तर को ये नहीं पा सका, यानी जल स्तर नीचे जाने के बाद भी अभी तक ये प्राकृतिक जो लेवल है यानी जो नेचुरल लेवल है वाटर का, जो नेचुरल लेवल है। देखिए जब हम लोग अपने यहाँ कभी बोरिंग करवाते हैं या फिर
आपने देखा होगा गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में आपने देखा होगा जब कहीं बोरिंग होती है तो वहाँ पे जो नेचुरल लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, ये आप जानते हैं। तो यही रीज़न है, क्या रीज़न है कि ट्यूबवेल और पंपिंग सेट जैसी चीज़ों का उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिनके कारण यहाँ पे प्राकृतिक जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। और ज़्यादा सिंचाई के कारण इन क्षेत्रों की जो मिट्टी है उनमें लवणीयता यानी ये मिट्टियाँ जो हैं ये साल्टी हो गई हैं, इनमें लवण की मात्रा अधिक हो गई है और इन्हीं लवणीयता के कारण भूमि बंजर होती चली जाती है। जब आपको याद रखना है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र की मृदा अगर आप देखेंगे, अगर क्षेत्र की मृदा जो है वो लवणीय हो जाती है तो वहाँ पे भूमि बंजर ऑटोमेटिक हो जाती है। अब अगर हम बात करें तटीय क्षेत्रों की यानी दक्षिणी भारत की, तो वहाँ भूमिगत जल नीचे होता है तो एक जटिल समस्या उभर जाती है। यानी अगर वहाँ पे भूमिगत जल जो है वो नीचे चला जाता है तो वहाँ पे एक समस्या ये आती है कि जो खाली जगह होते हैं, ऐसे ऐसे करके जो खाली जगह होते हैं वहाँ पे, इन जगहों में, क्योंकि ये तटीय इलाका है और तटीय इलाका होने के कारण इन खाली जगहों में समुद्र का खारा पानी घुस जाता है। और जब समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है गुजरात का मैसाना वाला क्षेत्र। गुजरात में मैसाना वाला जो क्षेत्र है वहाँ भूमिगत जल में खारा पानी पाया जाता है। ऐसे जल ना तो पीने और ना ही धोने, यानी ना तो कपड़े धोने, बर्तन धोने, इन सब के लिए ऐसे जलों का उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ निहित हैं। कौन कौन सी सूचियाँ हैं संविधान में हमारे? तो एक है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब जो जल यानी जो वाटर है, जल, ये राज्य सूची का विषय है, अर्थात जल पर राज्य का ही निर्णय सर्वमान्य होता है। प्रत्येक राज्य अपने जल पर पूर्णतया नियंत्रण रखते हैं और इसी के कारण कई सारे राज्यों के बीच में जल विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। अब हम थोड़ा बात करेंगे भारत में सिंचाई की। तो पहली पंचवर्षीय जो स्टार्ट हुई थी परियोजना, आपको पता होगा पहली पंच परियोजना 1951 से लेकर के 52, इसके साथ ही सबसे पहली पंचवर्षीय परियोजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकाल में ये स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे जो पहली पंचवर्षीय परियोजना स्टार्ट हुई थी उसमें ये सिंचाई पर, यानी पूर्ण रूप से ये सिंचाई और एग्रीकल्चर यानी कृषि पर ही आधारित थी। 1947 से अब तक कुल 5 गुना सिंचाई क्षेत्रों को बढ़ाया गया है, लेकिन 2015 में एक डाटा आया था और इस आंकड़े के अनुसार अभी भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का मात्र 46% क्षेत्र ही सिंचाई के लिए उपलब्ध है, जबकि 54% आज भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है। यानी जब मानसून आती है, जब वर्षा होती है, उससे 54% आज भी सिंचाई वहाँ पे, यानी उस क्षेत्र पे आज भी जो पैदावारी होती है, जो उत्पादन होता है, वहाँ की जो खेती होती है, वो 54% मानसूनी वर्षा पर ही डिपेंड रहती है। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है। सबसे पहला है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी सबसे ज़्यादा सिंचित कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश ये सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल पंपिंग सेट यानी जो कृत्रिम संसाधन है उनके द्वारा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई संभव होती है। इसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब और आंध्र प्रदेश। अब कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जो कुल क्षेत्रफल है, जैसे एक ये स्टेट है तो स्टेट का जो क्षेत्रफल है इसके जो प्रतिशत से सर्वाधिक सिंचित राज्य है पंजाब। पंजाब में 97%, यानी यहाँ पे 97% जो सिंचाई होती है वो मानवीय तरीके से होती है, ना कि मानसूनी तरीके से। सर्वाधिक असिंचित वाले राज्य हैं महाराष्ट्र और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। देश में कुल सिंचित क्षेत्रों में संसाधनों का योगदान देखते हैं कितना कितना है। तो नलकूप और कुओं के द्वारा 57%, यानी नलकूपों और कुओं के द्वारा कृषि में जो सिंचाई संभव होती है वो 57% होती है, ये बहुत ज़्यादा है। नहरों के द्वारा 32% और तालाबों के द्वारा मात्र 6% सिंचाई संभव हो पाती है भारत में। शीर्ष 3 नलकूप सिंचित राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा नलकूपों यानी पंपिंग सेट के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा उत्तर प्रदेश में, इसके बाद पंजाब में और फिर बिहार में सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शीर्ष 3 नहर के द्वारा सिंचाई के राज्य। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा
नहरों और पंपी सेट के द्वारा सिंचाई करने वाला राज्य है। इसके बाद आते हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है। कुछ और फैक्ट है, शीर्ष 2 तालाब सिंचित राज्य कौन कौन से हैं, तो एक है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। इन दोनों राज्यों में भारत में सबसे ज़्यादा तालाबों के द्वारा सिंचाई संपन्न होती है। आगे है, भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में तालाब की जो सिंचाई है इसकी परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पठारी भागों के कारण तालाब और नहरों की खुदाई पर्याप्त नहीं है। हैदराबाद के समीप स्थित सिकंदराबाद, ये शहर कटोरी नुमा आकृति में बसा हुआ है। सिकंदराबाद जहाँ की भूमि पथरीली होने के कारण यहाँ का जल रिस नहीं पाता है और जिससे एकत्रित जो जल होता है उसका उपयोग कई सारी मानवीय जो क्रिया होती हैं उनमें किया जाता है। जैसे कि मानवीय, अगर मैं आपसे क्रियाओं की बात करूं तो मानवीय क्रियाओं में जैसे कि यहाँ का जो जल है उसे सबसे पहले इंसान अपने घरेलू कार्यों के लिए यूज़ करता है, इसके बाद इसका उपयोग उद्योग के लिए जाता है और बाद में जो बचा हुआ जल होता है उसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। योजना आयोग 2014 में इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, लेकिन पहले ये योजना आयोग था और इसी के द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बृहद सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो जो बृहद सिंचाई परियोजना है ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक, यानी जो क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई करता है उसको सिंचित करने के लिए ये परियोजना कौन सी, बृहद सिंचाई परियोजना सबसे पहले 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करने वाले परियोजना बृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। जैसे जो बड़े बड़े बांध होते हैं, जो बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रों को सींचा जाता है और ऐसे जो परियोजनाएं होती हैं उन परियोजनाओं को हम बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। अगला है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके द्वारा 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती है। जैसे छोटी नहरों के द्वारा जो सिंचाई संभव होती है वो 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र पे ही संभव हो पाती है। अगली है लघु सिंचाई परियोजना। इसके द्वारा 2000 हेक्टेयर या उससे कम का क्षेत्र, यानी 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र को सिंचित करने वाली जो परियोजना होती है उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। इनमें कौन कौन से हैं, जैसे नलकूपों के द्वारा सिंचाई, कुओं के द्वारा, तालाब के द्वारा ड्रिपिंग करके और स्प्रिंकल सिंचाई के द्वारा जो सिंचाई संभव होती है उसे हम लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने बात किया कि भारत में जलीय संसाधन कैसे करते आपूर्ति होती है, भारत के जो जल संसाधन उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। साथ में भारत में सिंचाई कैसे संभव होती है, कौन कौन से उसके प्रमुख राज्य में हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पूरा फैक्ट बताया। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।